वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे होम साइंस के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में और होम साइंस बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए खास करके मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपकी परीक्षा के दृष्टि से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल या कंटेंट होता है हमारा, जो कि मैं आपको पढ़ाता हूँ लगातार। आपने देखा होगा हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस, लगभग सारे के सारे प्रश्न हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से आए हुए हैं। तो आप आसानी से विश्वास करके और एक दो घंटे का समय आप दे सकते हैं मॉडल पेपर में और आसानी से पढ़ सकते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि आप लोग जितनी भी वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं उन सभी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई वीडियोस को आप जरूर देख लेंगे, क्योंकि जो प्लेलिस्ट में वीडियो हमने जो है सेट करी है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और एक मॉडल पेपर इससे पहले होम साइंस का ऑलरेडी हो चुका है, आप लोगों ने देखा होगा। और एक महासंग्राम वीडियो जो मैंने पढ़ाई उसको जरूर देख लीजिएगा, वो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत हेल्पफुल करेगी आपके लिए। तो महासंग्राम वीडियो और एक लिखित मॉडल पेपर और ऑब्जेक्टिव भी दो तीन मॉडल पेपर आपके अवेलेबल हैं, तो आप उन सभी को देख लीजिएगा। आपको पढ़ना क्या होता है थर्ड सेमेस्टर में, उन्नत पोषण और मानव विकास। आज की वीडियो के माध्यम से हम जो है तमाम प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। 10 अति लघु उत्तरीय और 8 लघु उत्तरीय और 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखने का प्रयास है इस वीडियो के माध्यम से। चलें हम प्रारंभ करने का प्रयास करते हैं। एक बार जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। यही प्रश्न आपके आने वाले आपकी परीक्षा में एकदम से मान करके चलो। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर सबसे पहली बात गृह विज्ञान यानी कि बीए तृतीय सेमेस्टर का एक प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ होम साइंस, उन्नत पोषण और मानव विकास, जिसमें पढ़ना है एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। नवीनतम मॉडल पेपर है आपका। आपको बता दूं कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको खंड आ से देने होते हैं। 10 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, जिनमें से 10 के 10 के प्रश्न के उत्तर आपको खंड आ से करने होते हैं सभी प्रश्नों में, और 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। ये सबसे बढ़िया बात ये है आपकी। थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न आपके अति लघु उत्तरीय से, कौन से लघु उत्तरीय से, कौन दीर्घ उत्तरीय से आपके आएंगे, ठीक है। चलें इसी श्रृंखला में मैं आगे बढ़ता हूं। चलें फिर प्रारंभ करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलें, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पोषण और पोषक तत्वों के नाम। वैसे तो पोषण की परिभाषा यहाँ पर देनी है, मैंने जो प्रश्न रखा है कि पोषण की परिभाषा आपसे पूछ सकता है, और यहाँ पर पोषक तत्वों के नाम भी मैं बताने का प्रयास करूंगा, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे जो है लगातार ये प्रश्न आपके आए हुए हैं जब आपसे जब ईयरली एग्जाम, चूंकि अभी पहली बार थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा हो रही है। कुछ विश्वविद्यालय में सेमेस्टर था लेकिन आप में नहीं था, ठीक है। चले बात की जाए पोषण की, तो पोषण क्या होता है? पोषण, इसको आप न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। बताएं पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण जो होता है शरीर में होने वाली तमाम प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उन सभी क्रियाओं का एक संगठन बोल सकते हैं हम पोषण को, ठीक है। अच्छा, कैसी क्रियाओं का संगठन? ऐसी क्रियाओं का संगठन जिसके द्वारा होता क्या है बाबू? होता यह है कि जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं जो कि शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है। कि आपको कार्य करना है तो एक प्रकार से उसको कैसे करना, मतलब कैसे करना ये तो नहीं बताता, लेकिन कार्य करने की शक्ति जरूर प्रदान करता है पोषण। आपको कार्य करने में आप असमर्थ होंगे या समर्थ होंगे, ये पोषण पर निर्भर जरूर करता है, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा क्लियर करेंगे, समझ में आ गई। यानी कि पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का क्या होता है? संगठन होता है, जिसके द्वारा जीवित प्राणी जो होता है ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है तथा उसका उपयोग करता है। जो पदार्थ या जो चीजें जो हम उपयोग करते हैं या जिनको हम ग्रहण करते हैं जीवित प्राणी होने के नाते, तो वो क्या करते हैं? शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं, शरीर की वृद्धि करते हैं, शरीर की जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करते हैं। समझ रहे हैं बात ना? यानी पोषण क्या करता है? पोषण हमारे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। पोषण क्या करता है? पोषण हमारी शरीर में हमारी शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। पोषण क्या करता है? हमारी शरीर में वृद्धि करता है। पोषण क्या करता है? हमारी शरीर की जो टूट फूट चीजें होती, मतलब कि जो मांसपेशियां हो गई या कोशिकाएं हो गई, ऊतक हो गए, जो टूट फूट होती है हमारे शरीर में, उन सभी यानी शरीर की मरम्मत करता है। कुल मिलाकर के बोले तो शरीर की जो टूट फूट होती है उन सभी की मरम्मत करता है, तो उसी को हम पोषण कहते हैं। पोषण की परिभाषा क्लियर हो गई। पोषण के बारे में कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए आपको। पोषण हो गया आपका क्लियर, इतना लिख देंगे आपका पोषण हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर आपसे ये पूछे कि एक प्रकार से भोजन क्या होता है, देखिए पोषण ये हो गया कि पोषण क्या करता है? शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, वृद्धि करता है, शरीर की टूट फूट की मरम्मत करता है, ऊर्जा देता है और तमाम प्रकार की चीजों को करने का प्रयास करता है। वैसे यही सब चीजें करता है पोषण, ठीक है।
और क्या होता है पोषण? पोषण जो होता है विभिन्न क्रियाओं का संगठन होता है जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है या उपयोग करता है जो कि शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, वृद्धि करता है, टूट फूट की मरम्मत करता है। क्लियर? लेकिन अगर बात की जाए यहीं पर भोजन की, भोजन क्या होता है, यहाँ पर भी आपसे प्रश्न बन सकता है भोजन के बारे में। भोजन की परिभाषा दे तो भोजन जो होता है जो ठोस मतलब कि कोई भी पदार्थ, चाहे वो ठोस हो चाहे वो पदार्थ जो है आपका तरल हो, यानी ठोस हो या तरल हो, जिसको कोई व्यक्ति जो या फिर कोई प्राणी हो, ठीक है, कोई व्यक्ति या कोई प्राणी। तो आपका पोषण पोषण समझ में आ गया। भोजन क्या होता है? तो भोजन को मैंने आपको क्या बताया भाई कि भोजन जो होता है आपका वो क्या होता है, प्रत्येक जो ठोस या तरल पदार्थ होता है जिसको कोई व्यक्ति या फिर कोई प्राणी जो होता है वो अपने मुंह से क्या करता है, अपने मुख के द्वारा शरीर में ग्रहण करता है। ठीक है, अपने मुख के द्वारा क्या करता है, शरीर में ग्रहण करता है, और वह शरीर में जाकर के, यानी कि जिसको आप ग्रहण करते हैं ठोस या तरल पदार्थ को, जो शरीर में जाता है तो शरीर में जाकर के क्या करता है, शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में जो खर्च होने वाली ऊर्जा होती है उस ऊर्जा की कमी अगर हो जाती है तो भोजन के द्वारा ही पूरी होती है। तो ऐसे पदार्थ को हम भोजन कहते हैं। क्लियर? समझ में आ रही होंगी बातें? आगे समझने का प्रयास थोड़ा सा और करते हैं हम। तो ये हो गया आपका भोजन और पोषण। अब यहाँ पर एक और आपका आ चुका है कि भोजन और पोषण, इसके अलावा एक होते हैं पोषक तत्व। अगर पोषक तत्व ना विद्यमान हो भोजन में या फिर ना पोषण में, तो एक प्रकार से असंतुलित आहार में, तो पोषक तत्व अगर नहीं रहेंगे तो भोजन का कोई मतलब नहीं रहेगा, संतुलित आहार का कोई मतलब नहीं रहेगा। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषक तत्व जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं भैया? वो 6 प्रकार के होते हैं। पोषक तत्व क्या चीजें होती हैं? देखिए, भोजन के अंदर जो विद्यमान तमाम प्रकार के जो तत्व होते हैं, जो कि क्या करते हैं, भोजन में तमाम प्रकार के तत्व विद्यमान होते हैं। जैसे कि अभी मैं तत्वों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझिए कि पोषक तत्व होते क्या हैं, पोषक तत्व का कार्य क्या होता है। पोषक तत्व जो होते हैं वो भोजन के अंदर ही रहते हैं, भोजन के अंदर विद्यमान रहते हैं ये तत्व। और क्या करते हैं तत्व, ये शारीरिक जो शरीर की ऊर्जा होती है उसको, मतलब शरीर में ऊर्जा देते हैं। ठीक है, शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन करते ही है, शरीर की रोगों से रक्षा भी करते हैं पोषक तत्व। तो ये सब चीजें पोषक तत्व कहलाते हैं, यानी कि भोजन के अंदर विद्यमान वे सभी तत्व जो शरीर निर्माण, ऊर्जा उत्पादन तथा शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं या रक्षा करते हों, पोषक तत्व कहलाते हैं या पोषक तत्व कहा जाता है। समझ में आ गई बातें? पोषक तत्व जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं भैया? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बहनों? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब 6 प्रकार कौन कौन से पोषक तत्वों के? देखिए, सबसे पहला प्रकार आपका क्या होता है, लिखेंगी सभी लोग। पोषक तत्व के 6 प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स आपका पहला होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है शरीर को। ठीक है, दूसरा पोषक तत्व कौन सा है आपका? दूसरा पोषक तत्व है आपका प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? शरीर की टूट फूट में मरम्मत करता है। तीसरा आपका क्या हो गया भाई? तीसरा हो गया आपका वसा। वसा भी एक प्रकार से क्या करता है, फैटी वगैरह यानी कि मोटापा वगैरह बढ़ाता है। उसके अलावा आप देखते हैं जो फैट होता है वसा, ये ऊर्जा भी प्रदान करता है शरीर में। ठीक है, चौथी बात क्या हो गई आपकी? चौथा है आपका विटामिन्स। विटामिन्स जो होते हैं, विटामिन्स आपके शरीर में अगर कोई रोग होता है तो उसके रोगों से रक्षा करने में मदद करते हैं। आप देखते हैं जैसे कि विटामिन ए की कमी से आपका रोग होता है, जो है कौन सा रोग होता है? विटामिन ए आंखों में जो होता है क्या बोलते हैं, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी से रिकेट्स यानी सूखा रोग। विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ये तमाम प्रकार की जो कमियां, रोगों, अगर विटामिन की कमी हो गई आपके शरीर में तो आपकी रोगों से रक्षा नहीं हो पाएगी। इसीलिए विटामिन की चीज़ों को खाने के लिए हमको पता चलता है कि भाई हमको क्या जो है दूध खाना है, या फिर एक प्रकार से हमको सब्जियां हरी खानी है। ठीक है, गाजर खाना है, या तमाम प्रकार के पदार्थों के बारे में, दूध दही मक्खन सूखे मेवे तमाम प्रकार की चीज़ें बताई जाती है, खाया जाता है। ठीक है, ताकि प्रोटीन आपकी मेंटेन रहे, विटामिन मेंटेन रहे। ठीक है, सारी चीज़ें मेंटेन रहे। पांचवा पोषक तत्व जो होता है आपका, उसका नाम क्या है? पांचवा है खनिज लवण। खनिज लवण में आपके तमाम सारे सोडियम से लेकर के आपका कैल्शियम, सोडियम, ठीक है, फास्फोरस, तमाम प्रकार के तत्व आ जाते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आपका छठा जो पोषक तत्व होता है, अच्छा ये खनिज लवण भी जो है रोगों से ही रक्षा करते हैं। क्लियर? और छठा आपका होता है सबसे महत्वपूर्ण आपका जल। तो ये 6 प्रकार के आपके क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व क्या करते हैं? शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर की मरम्मत भी करते हैं, शरीर निर्माण करते हैं, शरीर की रोगों से रक्षा भी करते हैं। ठीक है, ये पोषक तत्व होते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। क्लियर? इतना आपको यहाँ पर
ये अलग अलग 2 प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया, 2 प्रश्न यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव विकास की अवस्थाएं बताइए। मानव विकास की अवस्थाएं आपसे पूछ रहा है, तो मानव विकास क्या होता है सबसे पहले ये जान लो, ठीक है। मानव विकास की परिभाषा मैं बता रहा हूं, ताकि आपके एग्जाम में अगर मानव विकास की परिभाषा पूछ ले तो आप वो भी बता पाए, ठीक है। मानव विकास की परिभाषा को हरलाख महोदय ने परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि विकास जो होता है केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं होता है। हरलाख महोदय बड़े अच्छे विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि विकास जो होता है यानी डेवलपमेंट जो होता है केवल अभिवृद्धि यानी किसी चीज में वृद्धि हो जाने तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित होता है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में तमाम प्रकार की विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह बात बताई किसने? हरलाख महोदय ने, ठीक है। तो हरलाख महोदय ने ही बांटा है मानव विकास को 2 अवस्थाओं में, तो इसीलिए हमने इन्हीं की परिभाषा समझी और इन्हीं की विशेषताओं को मतलब कि इन्हीं के कैटेगराइजेशन को हम आपके समझ प्रस्तुत करेंगे। हरलाख महोदय ने मानव विकास की 2 अवस्थाओं के बारे में बताया कि मानव विकास की 2 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था होती है जन्म से पूर्व की अवस्था, दूसरी अवस्था होती है जन्म लेने के बाद की अवस्था। यानी जब बच्चा जन्म नहीं लेता है उससे पहले भी एक अवस्था होती है माता के गर्भ में, और जब जन्म ले लेता है उसके बाद में उसका बाहरी दुनिया में आता है, फिर उसके बाद की अवस्था तो शुरू ही होती है, ठीक है। तो यहां पर हरलाख महोदय ने क्या कहा? हरलाख महोदय ने मानव विकास की 2 अवस्थाएं बताई हैं। पहली जन्म से पूर्व अवस्था, दूसरी जन्म के बाद की अवस्था। जन्म से जो पूर्व की अवस्था यानी कि बच्चा जन्म नहीं लेता, उस अवस्था को हम 3 काल में बांटते हैं। तीन काल उनमें जो है हरलाख महोदय ने बांटा, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो है आपका वो है डिंब काल। पहला कौन सा काल है आपका? डिंब काल है। दूसरा कौन सा काल है? भ्रूण काल है। और तीसरा कौन सा काल है आपका? शिशु काल है, ठीक है। पहला काल कौन सा? जन्म से पूर्व की अवस्था में डिंब काल पहला, दूसरा कौन सा है? भ्रूण काल, तीसरा कौन सा है आपका? शिशु काल। तो ये 3 काल हो गए। डिंब काल मतलब कि जब एक प्रकार से गर्भ धारण होता है, एक प्रकार से महिला पुरुष के समागम के बाद में शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है, उसके बाद की जो है डिंब काल, वही अवस्था। इसके बाद में भ्रूण काल आता है, फिर उसके बाद में शिशु काल आता है कि बच्चा जब मतलब माता जी के पेट में ही है अब तक, ठीक है। अब इसके बाद में जन्म लेने के बाद की अवस्था जो होती है उसमें आप देखते हैं कई प्रकार की अवस्था है। जैसे उसमें पहली अवस्था आप लिख सकते हो नवजात काल चलता है। दूसरी अवस्था हरलाख महोदय ने कहा कि शैशव काल चलता है। तीसरी अवस्था बताई जो है हरलाख महोदय ने बाल्यकाल, ठीक है। चौथी अवस्था बताई हरलाख महोदय ने वयःसंधि अवस्था। पांचवी अवस्था बताई उन्होंने किशोरावस्था, और छठी अवस्था उन्होंने बताई प्रौढ़ावस्था, ठीक है। तो एक प्रकार से 6 अवस्थाएं उन्होंने बताई किसके बारे में? जो है जन्म के बाद की अवस्था। जन्म से पूर्व की अवस्था को 3 काल में बांटा, डिंब काल, भ्रूण काल और शिशु काल। और जन्म के बाद की अवस्था में नवजात काल, ठीक है, जो है शैशव काल, ठीक है, बाल्यकाल, वयासंधि काल, किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था। तो ये एक प्रकार से ये हरलाख महोदय ने बताया। हरलाख महोदय की ये कैटेगराइजेशन था जो मैंने आपको बताया। तो क्लियर हो गया। या हम दूसरा प्रश्न भी आपका, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। तीसरा नंबर देखेंगे, जल और वसा में घुलनशील विटामिन। देखिए विटामिन की अगर बात की जाए तो विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर में रोगों से हमारी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। ये बात आप ध्यान रखते हैं। तो कुछ ऐसे विटामिन हैं जो कि जल में घुलनशील है, कुछ ऐसे विटामिन हैं जो कि कहाँ पर भी घुलनशील हैं, ऐसे विटामिन हैं जो कि वसा में घुलनशील हैं। अच्छा, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन को लेकर के मैंने सूत्र भी आपको बताया था कि देखिए ध्यान रखेंगे, केड़ा, KEDA, ये होता है कीड़ा। कीड़ा का मतलब क्या हो गया आपका? यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, यानी कीड़ा। कीड़ा जो होता है वो जल में एक प्रकार से क्या होता है? घुलनशील नहीं था। जल में आप किसी कीड़े को डालेंगे तैरने लगेगा, ठीक है। आप ट्रिक के माध्यम समझो। लेकिन अगर वो उसी जो है उसको वसा में आप रख देंगे तेल वगैरह में, तो क्या होता है? वो मर जाता है, एक प्रकार से घुल जाता है, उसी में घुलनशील मान लीजिए कि घुल जाता है। तो जल में नहीं होता है। यानी कीड़ा जो है एक प्रकार से ऐसे ध्यान रखिए, कीड़ा जो होता है वो वसा में ही घुलनशील है, जल में नहीं है। तो यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो कि आपकी किस में घुलनशील है? ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। बाकी जितने भी विटामिन आपके बच रहे हैं वो सारे के सारे जल में घुलनशील है। बच कौन सा रहा है? विटामिन आपका बी बच रहा है, बी के जितने बी कॉम्प्लेक्स होता सारा का सारा, और विटामिन सी बच रहा है आपका। क्लियर? तो ये विटामिन ऐसे हैं जो कि आपके जल में घुलनशील है। यानी कि वसा में घुलनशील केवल 4 विटामिन है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ठीक है। बाकी सारे विटामिन जितने बच रहे हैं आपके वो सारे के सारे जल में घुलनशील है। क्लियर? तो ये इस प्रकार से आप लिख देते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। मानव विकास का क्षेत्र। मानव विकास के क्षेत्र के बारे में बताएं भाई।
मानव विकास का कई सारा क्षेत्र है। मानव विकास कोई एक क्षेत्र में विकास को नहीं कहते। मनुष्य का विकास एक प्रकार से एक बहुत बड़ा इसका स्कोप है, ऐसी बात नहीं यानी कि स्कोप ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट यहाँ पर पूछ रहा है। तो मानव विकास का क्षेत्र कोई छोटा क्षेत्र नहीं है, कई सारी चीजें यहाँ पर देखी जाती हैं। जैसे कि पहला क्षेत्र कौन सा है, शारीरिक विकास, यानी शरीर में जब विकास होता है तो शारीरिक विकास हो गया पहला क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र मानव विकास का कौन सा है, मानसिक विकास, ठीक है, यानी कि जब मानसिक विकास तो जानते हैं मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। तीसरी विकास क्या होता है आपका, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। चौथा विकास कौन सा होता है मानव विकास में, चौथा होता है संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। पांचवा विकास आपका कौन सा होता है, क्रियात्मक विकास, ठीक है। क्रियात्मक विकास मतलब कि कार्य करने की क्षमता का विकास धीरे धीरे होता है। छठवां विकास आपका होता है भाषा का विकास, ठीक है, ये भी मानव विकास का ही क्षेत्र। सातवां विकास आपका होता है कौन सा विकास भाई, नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अलावा आठवां विकास आपका होता है संज्ञानात्मक विकास, यानी जब बच्चा ज्ञानी होने के लिए अग्रसर बढ़ता है, यानी कि ज्ञान का उसका विकास होता है। नौवां विकास आपका होता है कौन सा, मानव विकास का एक क्षेत्र है नौवां विकास, व्यक्तित्व का विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसको आप कहते हैं, ठीक है। 10वां विकास आपका कौन सा होता है भाई, ये भी विकास का एक क्षेत्र है, सृजनात्मकता का विकास, सीखने का विकास, सृजन करने की क्षमता का विकास, किसी चीज को आप कैसे याद करते हैं उसका विकास, तो यही होता है आपका सृजनात्मकता का विकास, ठीक है। सृजन माने होता है सृजन करने की क्षमता का विकास होता है बच्चे के अंदर, ठीक है। 11वां विकास जो मानव विकास का होता है वो कौन सा होता है, खेल का विकास, यानी बच्चा छोटा रहता है तो दूसरा खेल खेलता है, जैसे जैसे बड़ा होता है फिर वो खेल उसका परिवर्तित हो जाता जाता रहता है, ठीक है। 12वां जो विकास है आपका कौन सा विकास है भाई, 12वां विकास है आपका स्मृति का विकास, ठीक है। स्मृति माने याददाश्त का विकास जो होता है वो भी बढ़ता है, ठीक है। तो एक प्रकार से यह भी विकास हो गया। 13वां विकास जो मानव विकास का क्षेत्र है वो कौन सा है, कल्पना शक्ति का विकास, यानी बच्चा कितना सोच सकता है, किसके बारे में किस प्रकार की कल्पना कर सकता है, किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति, किसी स्थान के बारे में कल्पना करने की क्षमता का विकास जो होता है वो कल्पना शक्ति का विकास दर्शाता है, मानव विकास का क्षेत्र है एक, ठीक है। 14वां जो क्षेत्र है मानव विकास के क्षेत्र में वो होता है रुचि का विकास। रुचि माने क्या होता है, उसके एक प्रकार से क्या रुचि है, क्या वो चाह रहा है बच्चा, छोटा रहेगा तो दूसरी रुचि रहेगी, धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसकी रुचियां बड़ी होती जाएंगी, परिवर्तित होती जाएंगी, ठीक है। 15 वाला विकास आपका कौन सा है भाई, 15 नंबर का जो आपका विकास है यानी कि मानव विकास के अंतर्गत वो होता है आत्म विकास, ठीक है, यानी उसके आत्म का विकास होता है। वो एक प्रकार से उसकी आत्म का विकास यानी कि उसका एक प्रकार चौतरफा विकास होता है, उसके बाद में फिर जाकर के आत्म का विकास, मतलब ये नहीं होता कि बाद में होता है, वो भी साथ साथ चलता रहता है। तो आत्म का विकास भी, वो कौन सा कार्य सही कौन सा कार्य नहीं सही है, उसके आत्मा क्या कहती है, वो बच्चा छोटा रहता है तो कम सोच पाता है किसी किसी चीज के बारे में, तो ये चीजें यानी ये 15 क्षेत्र मैंने आपको बता दिए मानव विकास के क्षेत्र में। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा, ठीक है। पहला विकास शारीरिक, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा सामाजिक, चौथा संवेगात्मक विकास, पांचवा है आपका क्रियात्मक विकास, छठवां है भाषा विकास, सातवां है आपका नैतिक विकास, आठवां है संज्ञानात्मक विकास, नौवां है आपका व्यक्तित्व का विकास, 10वां है सृजनात्मकता का विकास, और आपका 11वां है खेल का विकास, 12वां है स्मृति का विकास, 13वां है कल्पना शक्ति का विकास, 14वां है रुचि का विकास, 15वां आपका आत्म का विकास। ये जरूरी नहीं कि आप इसी क्रम में लिखें, जो भी आपको इनमें से अगर 6-7 भी आपको याद हो जा रहा है, 8-10 भी याद हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इनमें से जैसा चाहे उसी क्रम में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने जो 15 नंबर बताया अभी उसको 15 नंबर में लिखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पहले रुचि का विकास लिख दे, स्मृति का विकास, सृजनात्मकता का विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि अपने हिसाब से आप उसको लिखेंगे, क्लियर, जो भी आपको याद आता है आप लिख दीजिएगा इसमें से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग आपसे पूछ रहा है, यौन संचारित रोग का मतलब क्या होता है, यानी कि वे रोग जो योनि सेक्स या फिर गुदा सेक्स या फिर ओरल सेक्स के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उसको हम यौन संचारित रोग कहते हैं, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। इसको हम एसटीडी शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसटीडी भी शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, ठीक है, यौन संचारित रोग, यानी कि जब सेक्स के दौरान, योनि सेक्स के दौरान, गुदा सेक्स के दौरान, ओरल सेक्स के दौरान, किसी प्रकार के सेक्स के दौरान क्या होता है कि एक व्यक्ति यानी स्त्री और पुरुष का समागम होता है, फिर उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ऐसे इस प्रकार के रोगों को बढ़ावा मिलता है, यानी रोग होते हैं, ठीक है। तो इसी रोग को यानी कि जो यौन संचारित रोग होते हैं यही रोग होते हैं, ठीक है, क्लियर। और इन्हें खास करके गुप्त रोग भी कहा जाता है, एसटीडी रोगों को कोई कोई विद्वान गुप्त रोग कहते हैं, या फिर इसको रति रोग भी, यानी कि प्रेम रोग, यानी जिसको आप रति रोग माने, रति माने प्रेम ही होता है, वैसे रति रोग भी गृह विज्ञान की भाषा में इसको कहा जाता है, बायोलॉजी की भाषा में, ठीक है।
इसमें कौन से रोग होते हैं, जैसे कि आपका रोग होता है इसमें क्लेमाइडिया रोग हो गया, इसके अलावा दूसरा होता है सिफिलिस रोग हो गया, तीसरा रोग हो आपका गोनोरिया रोग हो गया, चौथा आपका हार्पीज रोग हो गया, ये सब रोग है। इसके अलावा आपको बताओ एड्स भी होता है, ये भी एक प्रकार से ये भी HIV संक्रमण से होता है, ठीक है। ह्यूमन जो है इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है HIV, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। तो ये हो गए यौन संचारित रोग। छठा नंबर प्रश्न आपके एग्जाम मतलब कि आ सकता है एग्जाम में कि उपचारात्मक आहार क्या होता है। उपचारात्मक आहार का मतलब क्या होता है भैया? उपचारात्मक आहार का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति, उपचारात्मक आहार क्या होता है? जब कोई व्यक्ति क्या होता है किसी कारण के बस में बीमार पड़ जाता है, यानी कि कोई भी बीमारी उसको हो जाती है, तो जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है किन्हीं कारणों से, तो क्या होता है, या फिर उसको कोई गंभीर चोट लग जाए, या किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो जाए, या फिर उसके चयापचय में यानी कि पाचन तंत्र में बाधा उत्पन्न हो, यानी कोई खाना ना पच रहा हो, तो उस रोगी में शरीर की पौष्टिक तत्वों को शोषित करने की क्षमता जो होती है वह कम हो जाती है। और खास करके जब वो कम हो जाती है तो जो है तमाम प्रकार के जो तत्व होते हैं, पोषक तत्व, उनकी आवश्यकता में भी परिवर्तन करना पड़ता है। यानी कि उपचारात्मक आहार में एक रोगी के लिए जो आहार फिक्स किया जाता है उसके क्षमता के हिसाब से उसी को बोलते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति के आहार में कुछ परिवर्तन करके उसके आहार को इस प्रकार से बनाया जाता है ताकि रोगी को शक्ति और क्षमता दोनों प्राप्त हो और रोग का उपचार भी हो सके। किसी व्यक्ति को रोग की स्थिति में अथवा रोग के बाद स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आहार हम लोग देते हैं उसी आहार को हम क्या बोलते हैं? उपचारात्मक आहार बोलते हैं, ठीक है। यानी जब आप रोग की स्थिति में हो उस समय का आहार, तो उसको उपचारात्मक आहार बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 7वां नंबर प्रश्न। धात्री अवस्था में कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा बताइए। धात्री अवस्था में प्रोटीन और मतलब धात्री अवस्था में कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा आपसे पूछ रहा है। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे भाई। धात्री अवस्था में प्रोटीन और किसके बारे में? जो है कैलोरी के बारे में। धात्री अवस्था का मतलब होता है जब एक प्रकार से जो है मतलब ऐसी जो है माताएं जो कि दुग्ध पिला रही हो, यानी कि अपना स्तनपान करवा रही हो, उन्हीं को धात्री अवस्था, यानी कि एक माँ जो होती है वो जब स्तनपान करवाती है अपने बच्चे को, तो उस समय उस स्थिति में उसको क्या क्या खाना चाहिए और कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, कितनी प्रोटीन की आवश्यकता उसको होती है जब वो किसी बच्चे को दूध पिला रही, किसी बच्चे क्या अपने बच्चे को जब दूध पिला रही हो, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो धात्री अवस्था में कैलोरी की मैं पहले बात करूंगा, उसके बाद में प्रोटीन के बारे में बात करूंगा। तो कैलोरी की अगर बात की है तो 0 से लेकर के 6 महीने, यानी शुरुआत से लेकर जब बच्चा पैदा हुआ उससे लेकर के 6 महीने तक आपको कितना 550 कैलोरी आपको एक दिन में ज़्यादा देना है, यानी कि अतिरिक्त मात्रा आपको देनी है। 550 कैलोरी एक दिन में आपको देनी है, ठीक है, प्लस में, क्लियर, यानी कि अधिक मात्रा में आपको देनी है। इसके अलावा अगर बात किया है 6 से 12 महीने के जो है बाद में, यानी 6 महीने बीत जाने के बाद में उसको जो है 400 कैलोरी आपको अधिक देनी होती है सामान्य से, ठीक है, एक दिन में, क्लियर। तो ये हो गया आपका प्रोटीन के बारे में। अच्छा, अब आपका मतलब कि सॉरी कैलोरी के बारे में। प्रोटीन की बात की जाए, प्रोटीन कितनी देनी चाहिए उसको? प्रोटीन की मात्रा में आपको देखेंगे शुरुआती 0 से लेकर के 6 महीने में जो माता दूध पिलाती है उसको खास करके 25 ग्राम जो होता है, 25 ग्राम पर डे, यानी कि 25 ग्राम पर डे उसको एक प्रकार से अतिरिक्त मात्रा आपको देनी चाहिए। दूसरी बात, 6 से लेकर के जब 12 महीने की माता मतलब कि बच्चा हो जाए उस स्थिति में आपको जो है 18 ग्राम देनी चाहिए, ठीक है। 18 ग्राम प्रति एक दिन में आपको जो है बढ़ा देनी चाहिए अतिरिक्त मात्रा प्रोटीन की, खास करके जो है सामान्य दर के हिसाब से, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई बातें? आगे आपसे एक प्रश्न और पूछता है कि ICMR के अनुसार क्रियाशीलता के आधार पर कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो देखिए, कम क्रियाशील पुरुषों के लिए खास करके 2425 कैलोरी एक दिन में चाहिए, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जो है स्त्री है, कम क्रियाशील है, देखें ICMR ने 3 प्रकार की चीज़ों के बारे में, 3 प्रकार के स्त्री पुरुषों के बारे में बताया, पहला, दूसरा और तीसरा। इसको मैंने महासंग्राम वीडियो में आपको बताया भी है। तो पहले में आते हैं कम क्रियाशील प्राणी, दूसरे में आते हैं सामान्य और तीसरे में आते हैं अधिक जो काम करने वाले होते हैं, ठीक है। स्त्रियों की बात की तो स्त्रियों के लिए 1875 कैलोरी मतलब किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है एक दिन में। जबकि पुरुष की बात की जाए, ठीक है, यहाँ पर मैं पुरुष लिख देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर पुरुष हो गया, यहाँ पर स्त्री हो गया आपका, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो जो है पुरुषों के लिए 2425 कैलोरी मतलब एक दिन में चाहिए, ठीक है, पर डे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, यानी कि 1875 कैलोरी एक दिन में स्त्रियों के लिए चाहिए जो कम क्रियाशील, यानी जो कम काम करने वाली स्त्रियां हैं उनको, और कम काम करने वाले पुरुषों को 2425 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता एक दिन में होती है।
जबकि बात की जाए एक सामान्य क्रियाशील लोगों के लिए, तो सामान्य क्रियाशील स्त्रियों के लिए खास करके आप देखते हैं सामान्य क्रियाशील स्त्रियों के लिए 2225 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है एक दिन में। 2225 यानी जो सामान्य तरीके से काम करती हैं। और पुरुषों के लिए खास करके 2875 किलो कैलोरी की आवश्यकता आपको एक दिन में पड़ती है। ठीक है, इसी प्रकार से जो ज़्यादा काम करने वाली स्त्रियां हैं और पुरुष हैं, तो ज़्यादा काम करने वाली स्त्रियों को 2925 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है एक दिन में। जबकि बात की है पुरुषों को तो 3800 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, 3800 किलो कैलोरी की आवश्यकता। क्लियर? तो एक प्रकार से ICMR ने बताया है। समझ में आ गई बातें? क्लियर? अच्छा, गर्भावस्था के दौरान क्या होता है इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। गर्भावस्था के दौरान कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा कितनी बढ़ानी चाहिए स्त्रियों में? तो कैलोरी की मात्रा, जैसे कि सामान्य में अगर किलो जो है कैलोरी आपको मिल रही है, मान लेते हैं 2200 या 2000 मिल रही है, तो उसमें 300 बढ़ा करके, यानी कि अतिरिक्त मात्रा आपको कितनी हो जाएगी? यानी गर्भावस्था के दौरान 300 किलो कैलोरी आपको, ठीक है, KCAL बोला जाता है कैलोरी को, डी ऑप्शन, यानी कि 300 किलो कैलोरी आपको एक दिन में बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है, प्लस कर देनी चाहिए अतिरिक्त, मतलब उससे, यानी जितना सामान्य है उससे ज़्यादा। ठीक है, और प्रोटीन की बात की है तो प्रोटीन की मात्रा कितनी बढ़ानी चाहिए भैया? प्रोटीन की मात्रा की अगर बात की है तो 15 ग्राम जो है उसको बढ़ा देना चाहिए। 15 ग्राम एक दिन में आपको बढ़ा देनी चाहिए प्रोटीन की मात्रा एक गर्भावस्था की दौरान गुजर रही महिला के लिए। क्लियर? ये चीज़ हो आपका हो गया क्लियर। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूर्व बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य बताइए। पूर्व बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य बताइए भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। पूर्व बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य, तो पूर्व जो है विकासात्मक कार्य हैबिंग हस्ट के द्वारा दिए गए हैं। पूर्व बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य जो है एक प्रकार से कई प्रकार के होते हैं, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। पहला कार्य आपका चलना सीखना, यानी पूर्व बाल्यावस्था में विकासात्मक कार्य क्या होता है बच्चे का? सबसे पहली बात कि वह चलना सीखता है। दूसरी बात क्या है कि वो ठोस जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको खाना सीखता है। ठीक है, यानी जो एक प्रकार से ठोस भोजन होते हैं उनको खाना सीखता है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, विकास मतलब कि विकासात्मक कार्य जो बच्चा का होता है। तीसरा जो कार्य होता है वो होता है भाई भाषा को सीखता है बच्चा इसी दौरान, यानी पूर्व बाल्यावस्था के दौरान ही बच्चा जो होता है भाषा को सीखता है। और चौथी एक प्रकार से ये कार्य होता है, यानी कि चौथा जो एक प्रकार से कार्य होता है वो कौन सा होता है? मल मूत्र पर नियंत्रण सीखता है वो। ठीक है, यानी एक प्रकार से मल मूत्र पर कैसे नियंत्रण रखा जाए वो सीखता है बच्चा। इसके अलावा पांचवा वो कार्य कौन सा सीखता है भाई? पांचवा कार्य सीखता है माता पिता, भाई बहन व जो अन्य व्यक्ति होते हैं उनके साथ संवेगात्मक संबंध, यानी भावात्मक संबंध को बनाना सीख जाता है कि भाई ये हमारी माता हैं, पिता हैं, और पूरे तरीके से उन पे एक प्रकार से भावात्मक संबंध जुड़ाव का एक प्रकार से प्रयास हो जाता है। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। ये हो गया आपका थोड़ा सा पूर्व बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य। अगला प्रश्न आपका आ चुका 9वां नंबर, आहार आयोजन के चरण बताइए। आहार आयोजन के चरण फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। स्टेप्स ऑफ फूड प्लानिंग। आहार आयोजन बहुत जबरदस्त टॉपिक है आपका। आहार आयोजन जो होता है, आहार आयोजन का मतलब क्या होता है? आहार आयोजन के द्वारा क्या होता है? प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता के साथ साथ उनकी रुचि का भी ध्यान रखा जाता है। भोजन के रूप रंग का, भोजन के स्वाद का, पकाने की विधियों में तमाम प्रकार की विभिन्नता आपको उत्पन्न करके परिवार के सदस्यों की भूख जो होती है वो एक प्रकार से इससे बढ़ती है और अच्छा लगता है भोजन। भोजन बहुत स्वादिष्ट हो जाता है जिससे वह रुचिपूर्ण भोजन हो जाता है, इसके कारण से लोग उसको खाते हैं। यानी कि आहार आयोजन में क्या होता है? सभी पोषक तत्व जो होते हैं उचित मात्रा में होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में रख करके भोजन तैयार करना होता है। बजट को अपने घर के ध्यान में रखना होता है, कई प्रकार की चीज़ों को। ठीक है, आहार आयोजन बहुत एक प्रकार से जबरदस्त प्रक्रिया आहार आयोजन के बारे में आपसे पूछेगा एग्जाम में, आप बात ध्यान रखेंगे। आहार आयोजन के चरण क्या क्या हैं? पहला चरण होता है आहार आयोजन का भाई कौन सा? परिवार के समस्त सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी। सबसे पहला एक प्रकार से परिवार के समस्त सदस्यों की पोषण संबंधी आपको आवश्यकता होनी चाहिए कि भाई कौन से व्यक्ति के लिए, और मतलब कि कितने आयु का व्यक्ति है, कितने कौन सा, यानी कि कितनी महिला हैं, कितने पुरुष हैं, और कैसा कैसा कार्य करने वाले भी लोग हैं। तो उसके हिसाब से ICMR के द्वारा जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग उसको फिक्स करा जाए कि भाई जो है इस आयु के लोगों के लिए ये तालिका है, और इस मतलब कि पुरुष महिला के लिए अलग अलग तालिकाएँ होती हैं। कार्य करने वालों के लिए कोई ज़्यादा काम करता कोई कम काम करता, तो उसके लिए अलग अलग तालिकाएँ होनी चाहिए कि इसको भोजन की क्या आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पहला चरण क्या होता है कि परिवार के समस्त सदस्यों की पोषण के संबंधी आपको आवश्यकता जो होती है, क्या किसको आवश्यकता है भोजन की या पोषण की, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरी बात आपको ये होनी चाहिए मेरे भाई, दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए आहार आयोजन में भोज्य वर्गों का उपयोग। आहार आयोजन में किसका? भोज्य वर्गों का उपयोग होना चाहिए। भोज्य वर्ग का मतलब क्या होता है? 5 प्रकार के आपके तत्व होते हैं, भोज्य समूह होते हैं। आपको मैंने पढ़ाया भी होगा
पौष्टिक जो है आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोज्य तत्व होते हैं, ठीक है। उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है, आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा, ठीक है। भोज्य तत्व होते हैं मतलब कि भोज्य समूह होते हैं ICMR के द्वारा, और मतलब कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा उसको बताया भी गया। 5 भोज्य समूह बताए गए हैं कुछ विद्वानों के द्वारा, किसी ने उसको एक प्रकार 7 तरीके से बताया। लेकिन भोज्य समूहों की बात की है तो भोज्य पदार्थों में आपको बता दूं, प्रथम श्रेणी में आपका आता है दूध और दूध से बने जितने भी पदार्थ होते हैं, जैसे कि आपका दही, पनीर, छेना, सूखा पाउडर, दूध, ये सब आपका प्रथम भोज्य पदार्थ होता है। मुख्य पोषक तत्व इसमें क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन, कैल्शियम और राइबोफ्लेविन पाया जाता है। द्वितीयक जो तत्व होते हैं आपके, द्वितीयक पोषक तत्व जो होते हैं मतलब कि द्वितीयक भोज्य पदार्थ के समूह जो होते हैं वो होते हैं मांस, मछली, अंडा और इसके अलावा दाल, सूखा मेवा, ये सब द्वितीय में आते हैं। इससे प्रोटीन और लोहा की और नाइलिन की हमको आवश्यकता पूर्ति हो जाती है। तृतीयक जो भोज्य समूह होता है उसकी बात करें तो फल जितने भी होते हैं, सब्जियां जितनी भी होती हैं, सब के सब आपके तृतीय में आ जाते हैं, ठीक है। यानी इसमें विटामिन ए की मात्रा आपको मिलती है, ठीक है। विटामिन सी, खनिज लवण, नींबू, लोहा, तमाम प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता हमको तृतीय भोज्य समूह से मिलती है। फल में संतरा, टमाटर, आम, पपीता, आंवला, ये सब तृतीय में आते हैं। सब्जियों में आपका पालक हो गया, मेथी हो गई, पत्ता गोभी, चुकंदर, मूली और इसके अलावा मूली के पत्ते, चना, सरसों का साग, ये सब आते हैं। और बैंगन, लौकी, काशी फल, इसके अलावा फूल गोभी, भिंडी, ये सब आ जाती हैं। क्लियर। इसके अलावा चौथे भोज्य समूह में, चतुर्थ भोज्य समूह में आपका आता है अनाज में। अनाज जितने भी आते हैं आपके सारे के, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, रागी, ज्वार, बाजरा, ये सब आपके चतुर्थ भोज्य पदार्थ हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। इनसे यानी कि अनाजों से हमको क्या मिलता है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है, लोहा मिलता है, थायमीन, नाइसिन, ये सब प्राप्ति होती है। और जो पांचवा आपका पंचम भोज्य समूह होता है उसमें घी और तेल जितने भी होते हैं, यानी वनस्पति तेल, मक्खन, शुद्ध घी, शक्कर, गुड़, ये सब आ जाते हैं आपके पंचम भोज्य समूह में, ठीक है। इनसे ऊर्जा मिलती है, आवश्यक कोशिकीय अम्ल की प्राप्ति होती है, विटामिन ए की प्राप्ति होती है, ये तमाम प्रकार की चीज़ें। तो ये हो गए आपके भोज्य समूह जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आहार आयोजन के को ध्यान में रखते हुए आपको भोज्य समूहों को भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आहार आयोजन करते समय आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको ध्यान देना होता है आयु का, विभिन्नता का, शरीर का, कार्यक्षेत्र का, भोजन संबंधी आदतों का, रुचि का, उनके जलवायु का, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और मौसम के प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है। भोजन की विविधता को भी ध्यान में रखा जाता है। तमाम प्रकार की चीज़ों को आप ध्यान में रख करके आहार आयोजन करते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आहार आयोजन से मतलब क्या होता है? पोषण के सिद्धांतों को मानते हुए परिवार की आवश्यकता, समय व धन के अनुसार कल्पना करके भोजन प्रस्तुत करना है। समाचार पत्र पत्रिकाओं के विज्ञापन, रंगीन चित्र व दिए गए विभिन्न परामर्श आहार आयोजन में सहायक होते हैं। तो एक प्रकार से ये आहार आयोजन आपका होता है। समझ में आ रही बात है ना? तो एक प्रकार से आहार आयोजन के बारे में मैंने आपको समझा दिया। आहार आयोजन के चरण होते हैं। अब पहला चरण मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आहार मतलब परिवार के समस्त सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरी बात मैंने आपको बताई, दूसरा चरण ये होता है आहार आयोजन का कि आहार आयोजन में भोज्य वर्गों का उपयोग होना चाहिए, यानी कि 5 भोज्य वर्ग हैं तो एक प्रकार से अपने हिसाब से उसको मैनेज करना चाहिए कि किसमें क्या भोज्य पदार्थ, मैंने आपको बता ही दिए सारे भोज्य पदार्थ। तीसरा जो आपका होता है चरण वो होता है आहार नियोजन के अंतर्गत प्रस्तावित संतुलित आहार तालिकाओं का उपयोग आपको करना चाहिए। ये 3 चरण होते हैं आहार आयोजन के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट आपका आ चुका है 10वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है आपका स्तनपान से लाभ बताइए, यानी कि जो स्तनपान जो एक प्रकार से महिलाएं खास करके करवाती बच्चों को, उसका यानी कि अपनी माता जी का दूध, यानी कि जो माता का दूध पीने से क्या क्या लाभ होते हैं, स्तनपान से क्या क्या लाभ होते हैं, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहला लाभ ये होता है भाई स्तनपान करवाने का कि दुग्धपान से क्या होता है, शिशु के मुंह का व्यायाम होता रहता है, जिससे मुंह और जबड़ा जो होता है और जो चेहरे की मांसपेशियां होती हैं उनका निर्माण अच्छे खासे तरीके से हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये होती है दूध पीने से, बच्चे की माता का अपने दूध पीने से विटामिन सी और थायमीन जो होता है उनकी पूर्ण मात्रा माता के दूध में होती है और उसी से आपको बच्चे के अंतर्गत जो है एक प्रकार से बच्चा प्राप्त करता है। तो ये भी बड़ी जबरदस्त चीज है, ठीक है। तीसरा लाभ इसका ये होता है दूध पिलाने का कि स्तनपान कराने से क्या होता है कि माता और शिशु दोनों ही संतुष्टि का अनुभव करते हैं और दोनों जो होते हैं उनके भावात्मक संबंध दुग्धपान से सुदृढ़ हो जाते हैं। माता की वात्सल ममता बढ़ जाती है और शिशु के को माता से सुरक्षा और संरक्षण की अनुभूति होती है। इसके कारण से तालमेल अच्छा बना रहता है। और अगर आप देखते हैं कि माता का दूध अगर सही से पीता है बच्चा तो एक प्रकार से अपनी माता की रिस्पेक्ट भी करेगा, इज्जत भी करेगा। आजकल आप देख रहे हैं तमाम प्रकार की चीज़ें हो रही हैं लोगों, अब जो है एक प्रकार से प्लास्टिक के डब्बे में आप दूध पिएंगे तो क्या होगा। हालांकि अब कोई ना दूध पिलाना चाह रहा है और बच्चे भी एक प्रकार से, वैसे बच्चों की कोई गलती नहीं, इसमें माता की ही सीधा सीधा गलती होती है, चूँकि
एक प्रकार से वो थोड़ा सा अपना मेंटेनेंस थोड़ा सा बिगड़ जाता है, ये सब चीज़ें। तो इसीलिए मेंटेनेंस को ध्यान में रखते हुए कई कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। आजकल तो लगभग प्रचलन ही खत्म होता जा रहा है इस दुग्धपान का, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है अपनी माता का दूध जो है पीना। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चौथी बात क्या होती है, चौथा लाभ ये होता है स्तनपान से कि शिशु का जो है सकिंग रिफ्लेक्स दुग्धपान द्वारा संतुष्ट हो, जो है उसके द्वारा क्या होता है, संतुष्ट हो जाता है। जो सकिंग रिफ्लेक्स होता है वो संतुष्ट हो जाता है माता के दूध से। पांचवा लाभ ये होता है कि माता का दूध आसानी से मिल जाता है। छठी बात यह है कि दुग्धपान कराने से माता के शरीर में गर्भाशय और स्तन की जो मांसपेशियां होती हैं जो गर्भावस्था में बढ़ जाती हैं वो संकुचित होकर के अपनी सही स्थिति में आ जाती हैं दुग्धपान करवाने से। और ऐसा नहीं करने पर फिर वही बाद में प्रॉब्लम होती, बीमारी का कारण बनती है तमाम सारी। ठीक है, सातवीं विशेषता मतलब सातवां लाभ इसका ये है कि माता का दूध प्राकृतिक व सर्वोत्तम आहार होता है जो प्रकृति के द्वारा मिला होता है, यानी प्रकृति प्रदत्त होता है और आसानी से हमको मिल जाता है। आठवां लाभ इसका ये है भैया, आठवां लाभ ये है कि जो दूध होता है स्तनपान कराने का ये लाभ होता है कि यह दूध शिशु की पाचन क्षमता के अनुकूल होता है, यानी कि वो एक प्रकार से फिक्स होता है कि भाई ये बच्चा पचा लेगा अच्छा। लेकिन भैंस का दूध आप पिलाएंगे, गाय का दूध पिलाएंगे तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा पाचन तंत्र में भी बच्चे की गड़बड़ी आती है, चूंकि वो भैंस का दूध है, भैंस के बच्चे के पीने के लायक है। अब उसको छोटे बच्चे को पिलाएंगे, बड़े लोग तो उसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन जब बच्चा पीता है तो उससे फिर दिक्कत की होती है बात, लेकिन फिर भी वो मैनेज कर लेता है। लेकिन जब माता का दूध पीता है तो उसमें और एक प्रकार नेचुरलिटी आ जाती है और अच्छा होता है। ठीक है, बाकी भैंस का दूध और गाय का दूध कोई बेकार दूध नहीं होता है, लेकिन अपनी माता का दूध सबसे अच्छा होता है बजाय दूसरे की। ठीक है, नौवां लाभ ये होता है कि माता का दूध अत्यंत शुद्ध और जीवाणुओं से रहित होता है। 10वीं बात यह है कि माता का दूध पीने वाले शिशु में रोग रोधक जो क्षमता होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी रोग कम होता है माता के दूध पीने से बच्चों में। 11वां लाभ ये होता है कि माता के दूध पिलाने में कोई तैयारी नहीं करनी होती है, उसे संभाल कर रखने में भी कोई परेशानी नहीं होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 12वीं जो है प्रकार से लाभ ये होता है, 12वां लाभ कि माता के दूध में शिशु के शरीर की आवश्यकता के अनुसार समस्त पोषक तत्व जो होते हैं उपयुक्त मात्रा में उपयुक्त अनुपात में होते हैं। लैक्टोज की मात्रा अधिक और मतलब कि लैक्टोज की अधिक मात्रा और कारण जो होता है खनिज लवणों का अवशोषण अधिक होता है। तो एक प्रकार से लैक्टोज की मात्रा भी अधिक होती है, खनिज लवणों का अवशोषण भी अधिक हो जाता है, तो कई प्रकार की चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलप हो जाती हैं, कई प्रकार के जो तत्व होते हैं उनकी उपलब्धता हो जाती है बच्चों के अंदर। ठीक है, 13वां लाभ इसका ये है और लास्ट लाभ कि माता के दूध में किसी भी प्रकार के दूषित पदार्थ या मिलावट का भय भी नहीं रहता है। और आजकल के दूधों में तो तमाम प्रकार की मिलावट हो रही है, आपने देखा भी होगा। तो एक प्रकार से ये जो है स्तनपान से लाभ मैंने आपको बता दिया। तो एग्जाम में आपसे प्रश्न आएगा, आप आसानी से कर दीजिएगा। एक बार वीडियो को मैं शेयर कर दीजिए आप सभी लोग, और मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। एक बार सभी दोस्त अपने भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, चले आगे बढ़ने का प्रयास। अब यहाँ से मैं एक बात यहाँ पर आपको बता दूं कि मैं लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को मैं एक बार पहले दिखा दूंगा आपको, फिर उसके बाद में मैं लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को बताने का प्रयास करूंगा, ताकि अगर बीच में वीडियो कट जाए तो भी आप प्रश्नों को देख लें, ताकि आप आसानी से कर पाए। ठीक है, चले केवल 5 प्रश्न आपको करने होंगे लघुत्तरीय प्रश्नों से, खंड बा से। ठीक है, 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। पहला प्रश्न आपका संतुलित आहार क्या, मतलब संतुलित आहार की क्या विशेषताएं हैं बताइए। बढ़िया प्रश्न है पहला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है कि आरडीए के बारे में बताएं, यानी कि आरडीए का फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। ये भी प्रश्न अभी मैं चर्चा करूंगा इन सभी प्रश्नों पर। अगला क्वेश्चन आपका है किशोरावस्था में पोषण संबंधी समस्याओं पर प्रकाश डालिए। ये भी प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मध्य बाल्यावस्था की विशेषताएं बताइए, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भाई सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। 5वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 5वां नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि गर्भावस्था में आहार आयोजन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए भाई। ये भी बहुत जबरदस्त प्रश्न है आपका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न क्या आ चुका है भाई, एड्स क्या है, इसके कारण, लक्षण और उपचार लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी आपका आ चुका है, इन सभी पर मैं चर्चा करने वाला हूं अभी। आपका 7वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन में बन सकता है, एग्जाम में आ सकता है, वृद्धावस्था की पोषण संबंधी आवश्यकताएं बताइए। इस पर भी चर्चा होनी है अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ जस्ट। अगला प्रश्न आपका है भोजन के क्या कार्य हैं ये बताइए। तो इतने प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में हूबहू आने वाले हैं। वीडियो में अभी रुके रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब के जो है खंड सा से आपके 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको केवल 2 ही प्रश्न करने हैं। बात आप ध्यान रखें, केवल 2 प्रश्न करने हैं खंड सा से। 500 शब्दों में इन प्रश्नों को आपको लिखना है। प्रश्न देखेंगे, प्रश्न आपका है कि यौन आरंभ के दौरान
होने वाले महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा बताइए। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में कि संतुलित आहार और आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले प्रश्न आपका बड़ा जबरदस्त है। प्रश्न क्या है भाई? संतुलित आहार एवं आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम से रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए और महत्वपूर्ण है। प्रश्न आपका क्या है भाई? शारीरिक विकास से क्या तात्पर्य है? मध्य बाल्यावस्था में शारीरिक विकास को स्पष्ट कीजिए। ये आपके प्रश्न इतने आपके बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में मैंने चर्चा एक प्रकार से अभी करनी है। अब थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं कि भाई सोशियोलॉजी का भी पेपर लगा हुआ है, तो सोशियोलॉजी के बारे में भी मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो इसको लेकर के आप टेंशन मत लीजिए। सोशियोलॉजी का भी मैं सोच रहा हूं कि अभी आज ही इसका भी आपका लाइव हो जाएगा। सोशियोलॉजी का ये मॉडल पेपर आप देख लीजिएगा। ठीक है, और इससे पहले सोशियोलॉजी के मॉडल पेपर आपके समक्ष है, तो उनको सभी को देख लीजिएगा। और बाकी ह्यूमन डेवलपमेंट का आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, और आपकी एग्जाम की परीक्षा भी नहीं हुई अगर आपकी यूनिवर्सिटी की, तो आप ह्यूमन डेवलपमेंट वाला देख लीजिएगा। बाकी मैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाने का भी प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। केवल 5 प्रश्न करने होते, खंडबा के 8 क्वेश्चन दिए थे, 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि संतुलित आहार की क्या विशेषताएं होती है, बताइए। संतुलित आहार की क्या विशेषताएं होती हैं? सबसे पहली विशेषता लिखिए। संतुलित आहार का मतलब क्या होता है? संतुलित आहार का मतलब ऐसा आहार जो कि क्या हो? संतुलित हो। संतुलित माने क्या? कि किसी व्यक्ति की क्षमता कितनी है पाचन की, उसको ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति को प्रोटीन कितना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट यानी पोषक तत्वों की मात्रा कितनी चाहिए, उसकी उचित मात्रा देनी चाहिए। भोज्य समूहों के सभी समूहों से कुछ कुछ मात्रा में पदार्थ आपको मिल जाए। ठीक है, उसको उचित मात्रा में जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके जिस आहार को हम बनाते हैं, जिस आहार को का एक प्रकार से आयोजन करते हैं, उसको हम संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार में पोषक तत्व जो होते हैं उचित मात्रा में, उचित अनुपात में विद्यमान रहते हैं। क्लियर? देखिए, संतुलित आहार की विशेषताएं। पहली विशेषता यह है संतुलित आहार की कि संतुलित आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल, इनका समावेश जो होता है ये उचित मात्रा में होता है। सबसे पहली विशेषता लिखेंगे। दूसरी विशेषता ये लिखेंगे कि इसमें हरी पत्तेदार सब्जियां और कच्चे फलों का बीज जो होता है, मतलब कच्चे फलों जो होते हैं, कच्चे फल, उन कच्चे फलों का उचित समावेश होना चाहिए। तीसरी विशेषता संतुलित आहार की ये है कि कच्चा टमाटर, सलाद, मूली, सलजम, गाजर, चुकंदर, नींबू, अमरूद, ये सब भी आप अगर हो जाए तो आवश्यक होता है संतुलित आहार के लिए। चौथा विशेषता ये होती है संतुलित आहार की कि आहार में प्रतिदिन परिवर्तन कर देना चाहिए, यानी कि एक दिन जो मिला वो कल ना मिले, यानी उसके स्थान पर दूसरा कुछ मिल जाए। इससे क्या होता है? आकर्षण और एक प्रकार से वो मोहक बनाने का एक प्रकार से जो तैयारी होती है वो अधिक हो जाती है, यानी लोग आकर्षित होते हैं कि कल क्या मिलने वाला है, कल दूसरा मिलेगा, आज ये मिला है, तो एक प्रकार से ये थोड़ा सा बढ़ता है। छठवीं विशेषता क्या है भाई? पांचवी विशेषता क्या है? पांचवी विशेषता संतुलित आहार की है। संतुलित आहार जो होता है व्यक्ति के व्यवसाय, व्यक्ति की आयु, व्यक्ति का लिंग क्या है, यानी स्त्री है, पुरुष है, या जलवायु की कैसी है उस समय, इसके अनुसार से संतुलित आहार भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, व्यवसाय यानी कई प्रकार के व्यवसाय होते हैं, उसके हिसाब से संतुलित आहार अलग होता है। महिला पुरुष के लिए अलग होता है। ठीक है, बच्चे छोटे बड़ों के लिए अलग होता है, यानी कि लिंग के हिसाब से, आयु के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से संतुलित आहार की व्यवस्था अलग अलग होती है। छठी प्रकार की विशेषता क्या है? छठी विशेषता यह है इसकी आहार आयोजन की, मतलब कि आहार मतलब संतुलित आहार की कि संतुलित आहार मतलब आहार की पौष्टिकता का उसी स्थिति में लाभ उठाया जा सकता है जब आहार दूषित ना हो तथा और इसके अलावा पाचनशील भी होना चाहिए। बासी और अधिक समय तक रखा हुआ आहार जो होता है विषाक्त हो जाता है, इसीलिए उसको हम उपयोग में नहीं ला सकते या नहीं लाना चाहिए। सातवीं विशेषता इसकी ये है कि संतुलित आहार में व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक पोषक तत्वों की मात्राएं होनी चाहिए, यानी कि किस व्यक्ति को कितना पोषक तत्व चाहिए उसके हिसाब से भोजन होना चाहिए। ठीक है, आठवीं विशेषता क्या है भैया? संतुलित आहार में समस्त पोषक तत्वों का स्थान होना चाहिए। नवीं विशेषता क्या है? नवीं विशेषता है संतुलित आहार में पोषक तत्व आवश्यक मात्रा तथा अनुपात में होने चाहिए, उचित अनुपात में और आवश्यक मात्रा में होनी चाहिए। 10वीं विशेषता आप लिख सकते हो कि भविष्य में आवश्यकता के लिए पोषक तत्व संचय हो सकते हैं, इसलिए खनिज लवण एवं विटामिन की अधिकता जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए
एक प्रकार से 11वां जो आपका होता है संतुलित आहार की विशेषताएं, वो आप लिखेंगे उचित मात्रा में कैलोरी प्रदान करता हो, ऐसा होना चाहिए संतुलित आहार। इसके अलावा 12वीं विशेषता आप लिख सकते हैं कि संतुलित आहार में सभी भोज्य समूहों के भोज्य पदार्थ सम्मिलित होने चाहिए। तो ये तमाम प्रकार की विशेषताएं मैंने आपको बता दी। निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा यह कंटेंट और यह प्रश्न का उत्तर आपका हो गया। एक बार वीडियो को पुनः देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका आरडीए। आरडीए का फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। इसके बारे में हमको बताना है, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो खास करके आरडीए का मतलब होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, यानी आरडीए जो होता है पोषक तत्व की वह उपयुक्त मात्रा होती है जो आपके बच्चे की वृद्धि करती है, विकास करती है और उसके लिए आवश्यक होती है। कभी कभी क्या होता है आरडीए को रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक भी कहा जाता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस होता है। आरडीए जो होता है खास करके बच्चों के लिए उपयुक्त संतुलित आहार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। यह बात आप ध्यान रखें, बच्चों को कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये बताता है आपका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। सबसे पहली बात, आरडीए आईसीएमआर के द्वारा तय किया जाता है। आईसीएमआर एक संस्था है भारत में जो होता है आरडीए इंडियन जो आईसीएमआर है उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये हैदराबाद में स्थित है और इसके द्वारा तय किया था। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इन हैदराबाद के द्वारा यह तय होता है कि भारत में आरडीए कितना होगा। आरडीए की मान्यताएं हर देश में अलग अलग हो सकती हैं। भारत में आईसीएमआर के द्वारा शिशु, छोटे बच्चों और युवाओं के लिए उपयुक्त आरडीए निर्धारित किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात क्या है कि आरडीए जो होता है यानी कि रिकमेंडेड जो डाइटरी अलाउंसेस होता है उसको निर्धारित कौन करता है, आईसीएमआर करता है। आईसीएमआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो कि हैदराबाद में, वो करता है कि भाई किस बच्चे को कितना भोजन कितनी आवश्यकता में चाहिए, कितना पोषक तत्व चाहिए। दूसरी बात इसमें ये लिख सकते हैं आप, आरडीए जो होता है हर एक व्यक्ति के लिए उसकी गतिविधि के हिसाब से अलग अलग होता है, यानी कि सभी व्यक्तियों के लिए अलग अलग आरडीए, सभी बच्चों के लिए अलग अलग होता है उनके हिसाब से। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होता है, गतिविधि स्तर, खाने की परंपराएं, आहार पद्धतियां, सुरक्षा के मार्जिन, इन सभी चीजों को हम सम्मिलित करते हैं आरडीए के अंतर्गत। तीसरी चीज ये लिख सकते हैं आप इसमें कि जो होता है संतुलित आहार में या संतुलित आहार से आरडीए प्राप्त किया जा सकता है। यानी आरडीए प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे के खाने में आप दालों का प्रयोग कर सकते हैं, फल, सब्जियां, दूध, दही या दूध से बनी चीज़ें, चिकन, मछली, तेल और इसके अलावा फैट्स यानी वसा, ये सब शामिल करने चाहिए। ठीक है। चौथी बात जो है आरडीए में होता है कि बच्चों का आरडीए जो होता है प्रति किलो शरीर का वजन जो होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, यानी कि युवाओं के लिए से आरडीए मतलब युवाओं के आरडीए से ज़्यादा होता है बच्चों का आरडीए, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी एक बच्चा जो होता है एक युवा के मुकाबले तेजी से बढ़ता है, यानी बच्चों का विकास तीव्र होता है, शारीरिक विकास जो होता है, मानसिक विकास भी, वैसे मानसिक विकास की नहीं बात करते हैं लेकिन शारीरिक विकास बच्चों का ही तेज होता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक बच्चा जो होता है एक युवा के मुकाबले तेजी से बढ़ता है और इसीलिए प्रति किलो शरीर के वजन के हिसाब से बच्चों को कुछ पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में चाहिए हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। पांचवी बात ये होती है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस की, कि बच्चों को पोषक तत्वों से भरपूर खाने की ज़रूरत होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और छठी बात ये है इसकी कि बच्चों के लिए आहार संबंधी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, यानी छोटे बच्चों का को रोज लगभग 1060 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब होने चाहिए। ठीक है, इनके आहार में बच्चों के, तो ये सब यही आपका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस बताता है बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के एक प्रकार से आहार के लिए। ठीक है, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, किशोरावस्था में पोषण संबंधी समस्याओं पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न आ चुका है, किशोरावस्था में पोषण संबंधी समस्याओं पर प्रकाश डालिए, यानी न्यूट्रिएंट्स प्रॉब्लम्स इन एडोलसेंस स्टेज। तो किशोरावस्था में आपको बता दूं कि पोषण संबंधी तमाम प्रकार की समस्याएं हमारे समक्ष आती हैं। ठीक है, क्योंकि किशोर किशोरियां जो होती हैं वो अपने भोजन पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं, वे प्रातःकालीन नाश्ता प्रायः नहीं करते हैं और घर से बाहर जाकर के कुछ खा लेते हैं, और ऐसा काम उनके स्वास्थ्य में क्या होता है बाधा उत्पन्न करता है, यानी उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। यद्यपि देखने में वे पूर्ण विकसित लगते हैं, आजकल के युवा जो होते हैं, युवतियां जो होती हैं देखने में खूब अच्छी लगेंगे, खूब बाल बाल बढ़ाएंगे, खूब उनके चेहरे पर एक भी जो है एक प्रकार से कुछ नहीं रहेगा, मुहासा भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, खूब एकदम से बढ़िया दिखेंगे, स्मार्ट दिखेंगे, मोटे तगड़े दिखेंगे, लेकिन अंदर से क्या होता है उनका आहार उचित नहीं होता है। उनकी वृद्धि की तीव्र गति के लिए पोषण आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए, और जो कि ऐसा करने से हो नहीं पाता है।
उनका आहार संतुलित और विविधतापूर्ण तथा स्वादिष्ट होना चाहिए लोगों किशोरों का, ठीक है, जिससे खाने में वे रुचि ले सकें। मन से खाएं। किशोरावस्था में सभी भोज्य पदार्थों को बदल बदल करके आहार में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा इस समय किशोरियां अपनी शारीरिक बनावट पर अधिक ध्यान देने लगती हैं, खास करके जो लड़कियां होती हैं किशोरा अवस्था के, यानी किशोरावस्था मतलब 12 साल से लेकर के जो 18 साल के बीच की लड़कियां होती हैं उनके बारे में, तो वो खास इस समय क्या करती हैं, शारीरिक बनावट पर अपने ध्यान देने लगती हैं, जिसके कारण से वह भोजन कम खाने लगती हैं। मैंने भी देखा है, हमारी सिस्टर भी एक थी, ठीक है, बगल की, तो वो भी एक प्रकार से ऐसा करती थी। वो थोड़ी मोटी हो गई थी तो वो एक प्रकार से एक ही टाइम भोजन करने लगी, कहा कि नहीं तो ज़्यादा मोटी हो जाएंगे, 2 टाइम खाएंगे। तो इससे क्या होता है कि भाई ये होता है कि जो लड़कियां होती खास करके वो सोचती हैं कि भाई वो अपना फिगर मेंटेन रखा जाए, कि ताकि जो है एक प्रकार से मोटापा ना बढ़ जाए, ये सब ध्यान रखती हैं और इस कारण से थोड़ा कम भी खाने का प्रयास करती हैं, ठीक है, कम भोजन करती हैं, जिसके कारण से क्या होता है उनको आवश्यक पोषक तत्व जो होता है वो नहीं हो पाता, जिसके कारण से उनका एक प्रकार से स्वास्थ्य जो होता है सही नहीं रह पाता है। इसके अलावा जो किशोर होते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, वो अपने भविष्य के प्रति ज़्यादा उस समय एक्टिव होते हैं कि भाई हमको भविष्य में क्या करना है। अगर शायद नौकरी नहीं मिली तो शादी बढ़िया नहीं होगी, मोटरसाइकिल दहेज में तो आजकल मिल रही, 4 चक्का, सरकारी नौकरी को वाले को 4 चक्का मिल जाता है बड़े आसानी से, तो सरकारी नौकरी कैसे मिली इसके चक्कर में पड़ा रहता है। सामाजिक उत्सवों में तमाम प्रकार के जो त्यौहार होते हैं, खेल कूद में भाग लेने के लिए एक प्रकार से कई बार क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं, लड़के जो होते हैं खास करके, वो भोजन का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो एक प्रकार से ये किशोरावस्था की समस्याएं हैं। कुछ किशोरावस्था में क्या समस्याएं हैं, पहली समस्या आप लिख देंगे कि भाई भूख की कमी, यानी भूख में कमी हो जाती है बच्चों के। दूसरी बात यह है कि त्वचा संबंधी समस्याएं तमाम सारी हो जाती हैं। इसके अलावा किशोरावस्था में क्या होता है, चेहरे पर फुंसियां, बहुत सारी पिंपल्स निकल आते हैं, मुहासे निकल आते हैं, ठीक है, चेहरे को कुरूप बना देते हैं, और ये सब कुपोषण का ही लक्षण होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि विटामिन ए, विटामिन बी तथा विटामिन सी जो होता है, अगर ये रहेगा तो इसके कारण से स्वच्छता मतलब कि स्वास्थ्य आपका सही रहेगा। इसके अलावा हरी पीली सब्जियों से विटामिन के अतिरिक्त सेलुलोज भी प्राप्त होता है। जल भी अधिक मात्रा में लेने से त्वचा साफ और स्वस्थ रहती है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तीसरी जो समस्या होती है किशोरावस्था में, होती है असमय कुछ ना कुछ खाना। आजकल के जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, आप देखते हैं वो फलों की चाट बहुत खाते हैं, सब्जियों के एक प्रकार से कटलेट खाते हैं, खोया और पनीर और भोज्य पदार्थ, ये तमाम प्रकार की चीज़ खाते हैं, सैंडविच, आइसक्रीम, फलों के रस हल्के पे देने से पोषण में सुधार लाया जा सकता है। लेकिन क्या होता है कि आजकल के बच्चे जो होते हैं वो एक प्रकार से दूसरी चीज़ें खाते हैं, जैसे गोलगप्पा खाते हैं, आलू की चाट खाते हैं, आलू की टिकिया खाते हैं, आलू चिप्स जो है कटलेट खाते हैं। इसके अलावा चॉकलेट भी बहुत सारे लोग खाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो है क्या होता है कि ये शरीर के लिए उतना ज़्यादा पोषक तत्व नहीं होते हैं, पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है शरीर में। लेकिन जब आप सब्जियों के बारे में खाएंगे, फलों की चाट खाएंगे, सब्जियों के कटलेट खाएंगे, खोया पनीर खाएंगे, उससे बने भोज्य पदार्थों खाएंगे, और इसके अलावा सैंडविच खाएंगे, आइसक्रीम, फलों के रस खाएंगे, हल्के पेय पदार्थ खाएंगे, तो इससे थोड़ा सा आपको सही हो सकता है, ठीक है। चौथी बात है कि अनुचित आदतें हो चुकी हैं बच्चों की, अनुचित आदतें तमाम सारी हो चुकी हैं, क्योंकि दोपहर का भोजन स्कूल में भी आप देखते हैं बहुत जल्दी ही लोग ले पाते हैं, जिससे पूरे दिन की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती, कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। आप देखते हैं किशोरावस्था के बच्चे जो होते हैं जो है ज़्यादा देर तक सोते हैं लगातार, ठीक है, इसके कारण से दिक्कत होती है पोषण में, ठीक है। इसके अलावा आप देखते होंगे कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। किशोरावस्था में जो लड़कियां होती हैं उनका एक प्रकार से कभी कभी ऐसा होता है कि तनाव हो जाता है परीक्षा के दौरान, ठीक है, और इसके अलावा समाज में समायोजित नहीं हो पाती हैं। माता पिता व बच्चों के बीच में अगर संबंध अच्छे नहीं तो उसके कारण से भी दिक्कत आती है। कार्य का दायित्व भी बढ़ जाता है इस समय, ठीक है, कर्तव्यों को अस्वीकार अगर हो जाता है, धन का उपयोग, कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। पांचवी समस्या आप देख सकते हैं मोटापे की समस्या इस समय हो जाती है। कुछ बच्चों में आरंभ से ही मोटापे की आदत हो जाती है, अच्छे मतलब अधिक खाते हैं तो उसके कारण से मोटापा बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे बच्चों को खेलों में भाग लेने के लिए उत्साहित करना चाहिए ताकि उनका मोटापा कम